हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ मोशन, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें फोर्स समझना होगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसी टाइप की एक्सटर्नल चीज़ है जो हमारे हर सिस्टम में अप्लाई होती है। जैसे कि डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम इसकी। The external agency of force is in contact with the object। क्या मतलब है? जैसे अगर हमें किसी चेयर या टेबल को खिसकाना हो तो हम जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं कॉन्टैक्ट लगा के कि वो आगे खिसक जाए, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और उसकी ना खिसकने की टेंडेंसी, तो ग्राउंड भी उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जो कॉन्टैक्ट में है उसके। दिस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। अगर कोई स्टोन अगर हम बिल्डिंग से फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, वो भी किसी एक फोर्स के कारण नीचे आता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। अ स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट आपने कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा। बार मैग्नेट को नेल्स के पास रख देते हैं, नेल्स यानी कीलों के पास। कोई भी आयरन कील है या कुछ भी आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके पास उसे रख देंगे तो वो अपने आप को एक डायरेक्शन में इंक्लाइन कर लेगी। ये उसकी मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करता है। उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो अपने आप को इंक्लाइन कर पा रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। A force is required to put a stationary body in motion or stop a moving body, and some external agency is needed to provide this force. The external agency may or may not be in the contact with the body। मतलब क्या, अगर हमें किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी जो स्टिल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करने के लिए भी फोर्स चाहिए। लेकिन अगर कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट है उसे रोकने के लिए भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स की ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया दिया किसने था? गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया को दिया था। एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। वो आगे इलेबोरेटेड है, पर जो बेस जिसे कहते हैं वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। गैलीलियो ने स्टडी किया, उसने 3 प्लेन लिए। एक इंक्लाइन प्लेन लिया और दूसरा उसने एक फ्लैट प्लेन लिया। इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉल को उसने, जो फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते होंगे, फर्स्ट बॉल को उसने ऊपर से नीचे एक्सेलरेट किया, नीचे धकेला। सेकंड बॉल को उसने नीचे ग्राउंड से ऊपर धकेला और तीसरे फ्लैट प्लेन में उसने बॉल को रोल कराया। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो बॉल उसने ऊपर से फेंकी है इंक्लाइन प्लेन के, वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो नीचे से फेंकी उसकी स्पीड कम हो रही है। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकी वो चली, लेकिन कुछ टाइम बाद एक इंटरमीडिएट सिचुएशन तक। तो पहला, मूविंग डाउनवर्ड एंड इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हुई। सेकेंड, मूविंग अप, वो रिटार्ड हुई, यानी उसकी जब एक्सेलरेशन कम होती है, मतलब फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम हो जाएगी, उसे रिटार्डेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? इनिशियल स्पीड कम होती है, फाइनल स्पीड ज़्यादा होती है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और तीसरा जो होगा, मोशन ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। तो गैलीलियो ने कंक्लूड किया दैट ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नीदर हैव एक्सेलरेटेड नॉर रिटार्डेड। अब इसके कहने का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब उसने गिराया, उसने रोल किया बॉल को, तो वो ना एक्सेलरेट हुई ना रिटार्ड हुई। हमने ये प्लेन फ्रिक्शनलेस कंसिडर, जनरली ऐसा प्लेन होता नहीं है, बट हमने फ्रिक्शनलेस कंसिडर किया। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके अगर अंदर फ्रिक्शनलेस है, मतलब उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स या कुछ नहीं लग रहा है, तो वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगी। तो यही न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का बेस बना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाइज जीरो एक्सेलरेशन। The first law of motion can therefore simply
expressed as if the net external force on a body is zero, its acceleration is zero. Acceleration can be non-zero only if there is net external force on the body. कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी बॉडी में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहना चाहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे आप देखते हैं कि अगर आप कार में मूव कर रहे हैं और कार में सडनली ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारी बॉडी में आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है और सेम उसमें हो रहा है, तो हमारी जो टेंडेंसी है उसी उसमें रहेगी, इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जनरली कहते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम ये कहते हैं ये फोर्स की डेफिनेशन देता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, बिकॉज ये फोर्स इक्वल्स टू एम ए एंड मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम इंटू वी को डिफाइन करता है। मोमेंटम हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। तो इसका कहने का क्या मतलब है? अगर किसी बिल्डिंग से हम लाइट और हैवी बॉल दोनों एक साथ फेंकेंगे तो लाइट बॉल को ईजी होगा कैच करना। सिमिलरली दो व्हीकल्स हैं, एक लाइट एक हैवी, तो किसको पुश करना ईजी होगा, ये आपको डिफाइन कर सकते हैं। तो यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिफाइन था। अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इससे सबसे इजी लॉ ऑफ मोशन है। वो ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये सेकेंड और थर्ड लॉ दोनों का जो कंक्लूजन है वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिफाइन करता है। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, क्योंकि वो अपनी स्टेट में रिटेन रहना चाहता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिटेन इट्स पोजीशन, या तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा अगर रेस्ट में है, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? जैसे अगर हम एक गन की बात करें, अगर हमने गन से बुलेट फायर की है तो जिस फोर्स से बुलेट गन को बाहर फेंकेगी, सिमिलर फोर्स बुलेट हमारी गन पे लगाएगा पीछे की डायरेक्शन में। इसीलिए जब भी हम बुलेट फायर करते हैं तो जो गन है वो बैक होती है उसी फोर्स के साथ। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द टू pairs of a particle in system can cause momentum change in individual particle, but since the mutual force for each pair are equal and opposite, the momentum changes cancel in pair and the total momentum remain unchanged. This fact is also known as law of conservation of momentum। वही है कि आपने सेम जो गन है वो बुलेट पे सेम फोर्स लगा रही है, बुलेट भी गन पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रही है, तो वो फाइनल मोमेंटम जो चेंज है वो कैंसिल आउट हो जाता है। एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है F इंटू टी। न्यूटन्स के जो भी न्यूमेरिकल्स या जो छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये बेसिकली तीन फॉर्मूले लगते हैं। F इक्वल्स टू एम ए यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड होता है मोमेंटम P इक्वल्स टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। थर्ड होता है इम्पल्स, चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फोर्स इंटू टाइम। लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूस करता है अपना एक फाइनाइट मोमेंटम, जिसे इम्पल्सिव फोर्स भी
कहते हैं। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉ ऑफ मोशन यहाँ ख़त्म होते हैं। होपफुली पसंद आया होगा। थैंक यू।